तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो शिकारी था। अपनी बेटी के साथ जानवरों को पकड़ने के लिए ट्रैप्स लगा रहा था, जो एक किस्म का जाल होता है किसी को भी उसमें फंसाने के लिए। साथ ही जो पुराने ट्रैप्स में जानवर फंसे थे उन्हें भी वो निकाल रहा था। इनके साथ यहाँ इनका डॉग भी था और वो आदमी रेडियो के जरिए अपनी वाइफ से बात करता है जिसका नाम एन था। वो उसे टाउन जाकर कुछ जरूरी सामान लाने को कहता है। अब ये 3 लोग थे इस फैमिली में जो शहर से दूर यहाँ जंगल में रहते थे। इनका गुजारा जानवरों की खाल को बेच कर होता था जिन्हें ये अपने ट्रैप्स में पकड़ा करते थे। उनका गोश्त पकाकर ये खा लेती थी और खाल को बेच दिया करते थे। अब इनके पास पैसे कमाने का ये इकलौता ही जरिया था क्योंकि शिकार के अलावा इन्हें और कुछ नहीं आता। तो इस वजह से एन का हस्बैंड अपनी बेटी को भी ये काम सिखा रहा था, मगर वो अभी इस काम में इतनी माहिर नहीं थी। वो बार बेटी ट्रैप्स को चेक कर ही रही थी कि देखते हैं कि उनके ट्रैप से जानवर गायब है। जो देखकर उसकी बेटी कहती है कि ये काम जरूर उसका हो सकता है। वो वापस आ गया है। वो यहाँ भेड़िए की बात कर रही थी जिससे हम समझ पाते हैं कि ये पहली बार नहीं हुआ, ऐसा पहले भी होता रहता है। उधर एन जानवरों की खाल लेकर एक स्टोर में उन्हें बेचने के लिए जाती है जहाँ वो काफी परेशान नजर आ रही थी क्योंकि खाल की कीमत गिरने की वजह से ना तो उसे सही पैसे मिलते हैं और ना ही खाने के लिए इतना सामान मिलता है। दुकान का मालिक उसकी परेशानी देखकर कहता है कि आम जानवरों की खाल के इतने ही पैसे होते हैं, अगर आपको ज्यादा पैसे चाहिए तो आपको भेड़िए की खाल लानी होगी। मगर फिर भी एन परेशान ही थी ये सोचकर कि मैं भेड़िए की खाल कहाँ से लाऊं। वो वहाँ पर लगी पोस्टर्स को भी बड़ी गौर से देख रही थी जो किराए के घर के थे और अच्छी जॉब की। उसकी शक्ल देखने से लग रहा था कि वो घर भी लेना चाहती है और अच्छी जॉब भी करना चाहती है, मगर किसी वजह से नहीं कर सकती। उसे शिकार करना भी नहीं पसंद। वो भी यही चाहती है कि हम जंगल की बजाय टाउन में रहे और मैं अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में भेज सकूं। मगर क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे इसीलिए वो घर वापिस आ जाती है। घर पर एन का हस्बैंड अपनी बेटी को खाल निकालना सिखा रहा था जबकि एन सबके लिए खाना बना रही थी। रात को खाने के वक्त भी सबका ही मूड खराब था क्योंकि पैसे ना होने की वजह से खाने को ठीक से कुछ था ही नहीं। और जब एन की बेटी ये बताती है कि हमारा शिकार किया जानवर भेड़िया ले गया तो ये सुनकर एन को अपने हस्बैंड पर काफी गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसने एन को ये बात नहीं बताई थी। वो अपने हस्बैंड को कहती है कि इस भेड़िए का कुछ करे वरना हम भूखे मर जाएंगे। फिर अपनी बेटी को अंदर भेजकर एन दोबारा से अपने हस्बैंड से बहस करने लगती है। उसका हस्बैंड कहता है कि भेड़िए लड़कियों को शौक से खाना पसंद करते हैं, तो जरूर वो तो या किसी लड़की को देखकर या फिर किसी जानवर को देखकर आया होगा। मगर एन कहती है कि मेरे हिसाब से वो हम लोगों हमारी फैमिली की वजह से यहाँ आया है। उसे पता है यहाँ फंसा फसाया शिकार मिल जाएगा और मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आगे वो कहती है कि मैं पुलिस स्टेशन जाकर उसकी रिपोर्ट करना चाहती हूँ, मगर उसका हस्बैंड मना कर देता है ये कहती हुए कि नहीं तुम फिक्र मत करो, कल सुबह मैं खुद ही उसे पकड़ लूंगा। मगर ये सिर्फ इकलौती टेंशन नहीं थी। एन उसे वही एड का पोस्टर दिखाते हुए कहती है कि ऐसे कब तक गुजारा चलेगा। मैं ऐसा करती हूँ किसी अच्छी सी जगह पर जॉब करके पैसे कमा लेती हूँ, फिर हमारा अच्छा गुजारा हो जाएगा। मगर उसका हस्बैंड मना कर देता है ये कहते हुए कि शिकार के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते और हमें आता भी कुछ नहीं है। इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ भी एन अपने हस्बैंड को समझाने लगती है कि देखो आप अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं सोच रहे, ये जिंदगी आपने चुनी है, आपकी वजह से मैंने चुनी है, मगर हमारी बेटी को कोई चॉइस नहीं मिली जिसे वो चुनती। वो जो करना चाहती है उसे करने दीजिए। उसे इस वक्त पढ़ाई की टेंशन होनी चाहिए न कि जानवरों की भेड़िए की। और यहाँ जंगल में कौन इंसान रहते हैं, ये कोई समझदारी तो नहीं। मगर नाक समझाने के बाद भी उसके हस्बैंड को समझ नहीं आती। वो कहता है कि हम रहते हैं ना इधर, ऐसे ही हमारी आगे आने वाली नस्ल भी रहेगी, मतलब कुछ भी हो जाए उनका ये जंगल नहीं छूटेगा। फिर अगली सुबह जब वो भेड़िए के शिकार पर जा रहा था तो अपनी बेटी की जिद करने पर वो उसे भी साथ ले जाता है, जो बात एन को जरा भी पसंद नहीं आती, जिस वजह से वो अपने हस्बैंड से रेडियो के जरिए बात करती है। वो कहता है कि जैसे मुझे भेड़िए की होने का एहसास हुआ, शिकार की नौबत आई तो मैं इसे वापस भेज दूंगा। जो बहुत जल्द आ भी जाती है क्योंकि उसे भेड़िए के पैरों के निशान दिख गए थे। वो समझ गया था कि जरूर वो आस पास ही है, इसलिए सारी बात समझाकर वो अपनी बेटी को वापस भेज देता है। साथ ही ये भी कहता है कि खुद मैं रात तक आऊंगा, जिसके बाद उसकी बेटी वापस आने लगती है। हालांकि उसके डैड ने कहा था कि डरना नहीं, घबराना नहीं, मगर जंगल से इतनी खतरनाक आवाजें आ रही थी कि उसकी हालत खराब हो जाती है। उधर एन का भी यही हाल था। नदी से पानी लाते हुए जब वो वापस आ रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए वो भी घबराई हुई थी। और बिल्कुल ऐसा ही उसकी बेटी के साथ भी हो रहा था। जिसके बाद एन तो जैसे तैसे घर आ जाती है, मगर उसकी बेटी नहीं आ पाती। वो वहीं पर डर कर बैठ जाती है। एन के हस्बैंड को भी भेड़िया दिख जाता है, इसीलिए वो फौरन उस पर गोली चला देता है, मगर देखने से लग नहीं रहा था कि वो मर गया होगा। गोली की आवाज उसकी बेटी ने भी सुन ली थी, इसीलिए वो हिम्मत करके आगे बढ़ जाती है। गोली मारने के बाद जब एन का हस्बैंड वहाँ चेक करने आता है तो देखता है कि भेड़िया यहाँ नहीं है, जिसका मतलब था कि वो यहाँ से भाग गया। पर वहाँ एक चीज
चीज देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है और वो चीज थी एक लड़की का कटा हुआ हाथ जिसे वो भेड़िया खा रहा था। अब सड़क पार करके जंगल की दूसरी तरफ आकर वो आगे बढ़ने लगता है, जहाँ का नजारा देखकर तो एकदम वो दंग रह जाता है। काफी घबरा गया था क्योंकि वहाँ लड़कियों की कटी हुई लाशें थी जिन्हें बड़ी बेरहमी से काट कर एक गोल दायरे की तरह रखा गया था, जो जाहिर है भेड़िए का काम तो नहीं हो सकता। जिससे वो समझ जाता है कि जंगल में भेड़िए के अलावा एक कातिल भी घूम रहा है जो ये सब कर रहा है, यानी लड़कियों को ऐसे बेरहमी से मार रहा है। जो देखकर वो एकदम घबरा गया था कि अब मेरी फैमिली को भी खतरा है, क्योंकि दो औरतें तो उसके घर में भी मौजूद थी। भेड़िए को तो वो संभाल लेगा, मगर इस खतरनाक कातिल से निपटना आसान नहीं होगा। घर आकर वो चुपचाप बैठा इसी बारे में ही सोच रहा था। उसकी नींद और भूख तो जैसी उड़ चुकी थी। घर पर उसने कुछ भी नहीं बताया ताकि उसकी फैमिली डर न जाए, और अब वो खुद ही कुछ करेगा अपनी फैमिली की हिफाजत करने के लिए। अगले दिन जब इनकी आँख खुलती है तो उसका हस्बैंड गायब था, क्योंकि वो दोबारा उसी जगह पर पहुंच गया था जहां उसने लड़कियों की लाशें देखी थी। उसने दरअसल एन को बता दिया होता है कि भेड़िए को ढूंढने के लिए अगर मुझे पूरी रात भी रुकना पड़े तो मैं रुकूंगा, तो मेरी फिक्र मत करना। पर असल में ये भेड़िए को नहीं बल्कि ढूंढ रहा था कातिल को। एन और उसकी बेटी जब नदी किनारे थी तो उसकी बेटी देखती है कि यहाँ मेरा डॉग नहीं है, इसीलिए उसे ढूंढने चली जाती है। मगर तभी उसके सामने वही भेड़िया आ जाता है जो इनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसे देखकर एन जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसके दिमाग में सबसे पहले यही आइडिया आया था और उसका ये आइडिया कामयाब भी रहता है, क्योंकि भेड़िया वहाँ से भाग गया था। और अब ये दोनों माँ बेटी बगैर टाइम ज़ाया किए फौरन अपने घर आ जाती हैं। पर क्योंकि उनका डॉग तो बाहर ही रह गया था, इसलिए एन गन लेकर उसे ढूंढने चाहती है, जहाँ उसे डॉग मिल तो जाता है मगर मरा हुआ, क्योंकि भेड़िए ने उसका भी काम तमाम कर दिया था, जिसकी मौत से एन को काफी दुख होता है। वो वापिस आकर अपनी बेटी से झूठ बोल देती है कि अभी तो डॉग नहीं मिला, जब तुम्हारे डैड आ जाएंगे तो हम उसे ढूंढ लाएंगे। डॉग की मौत के बारे में उसने अपनी बेटी को इसलिए नहीं बताया होता ताकि वो डरे ना, उसे अपनी जिंदगी खतरे में ना लगे। तो अब यहाँ हमें बता दिया गया है कि इस मूवी का नाम हंटर हंटर क्यों है, क्योंकि दरअसल ये हंटर इन्हें शिकारी फैमिली दो हंटर्स के बीच फंस गई है, जिन दोनों से ही इन्हें अपनी जान का खतरा है। एक तो है भेड़िया और दूसरा है वो कातिल। खैर अब ऐसी ही सुबह हो जाती है, मगर एन का हस्बैंड ना खुद वापस आया और ना ही उसका कोई फोन आया। दोनों माँ बेटी फिर अपने ट्रैप्स को चेक करने जाती है, जहाँ आज भी इनका एक शिकार गायब था। वहाँ एन को एक अंगूठी मिल गई थी, जो देख एकदम वो कांप जाती है, क्योंकि जरूर ये उस लड़की की होगी जिसे भेड़िए ने खाया है। इसीलिए वो सीधा चली जाती है पुलिस स्टेशन भेड़िए के खिलाफ रिपोर्ट करने, ताकि उसे पकड़ा जाए। उधर पुलिस ऑफिसर्स के बॉस एक भालू की लाश को लेकर जब पुलिस स्टेशन वापस आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक खाली गाड़ी दिखती है, जिसे पहले तो वो गौर से देखते हैं, मगर उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वो पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं, जहाँ एन पहले से ही मौजूद थी। एन उन्हें सारी बात बता देती है, जिस पर वो कहती है कि कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपका एरिया हमारे अंडर नहीं आता। साथ ही हम भेड़िए को भी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उसकी कोई गलती है ही नहीं। वो कोई इंसान थोड़ी है, वो जानवर है, उसे कोई समझ नहीं है। वो तो वही कर रहा है जो उसकी आदत है, जो वो हमेशा से ही करता आया है। जंगल में आप रहते हैं, शिकार आप करते हैं, तो 100% गलती आपकी है, न कि भेड़िए की। तो अगर कार्रवाई होगी तो आप लोगों पर होगी, न कि भेड़िए पर। अब मदद तो नहीं मिली, इसलिए एन को थोड़ा बहुत खाना लेकर ही घर वापस आना पड़ता है। फिर वो अपने डॉग को दफनाकर एक हिरन के बच्चे को मारकर अपने साथ घर ले आती है। अभी था तो गलत ही, मगर खाने के लिए इन्हें कुछ तो करना ही था। उसके हस्बैंड का कुछ अता पता नहीं था। भेड़िया सिर पर सवार है, खाना खत्म हो रहा है, इसलिए अब जो भी करना था एन को करना था। एन फिर अपनी बेटी के साथ मिलकर हिरन की खाल को उतारती है, जिसके बाद ये दोनों उसे पकाकर खाने लगती हैं। जहाँ तभी अचानक रेडियो पर कुछ हलचल महसूस होती है। एन बोलती तो है, मगर आगे से साफ आवाज नहीं आती। फिर रात को जब ये दोनों माँ बेटी सो रही थी तो अचानक इनकी आँख खुल जाती है, क्योंकि जंगल से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जब ये चेक करने जाती है तो हम देखते हैं कि एन का हस्बैंड नहीं है, बल्कि ये कोई अनजान आदमी है जो काफी जख्मी था और मदद मांग रहा था। तब एन अपनी बेटी को वापस घर छोड़कर एक चीज पर उस आदमी को लिटाकर अपने घर ले आती है, क्योंकि भेड़िया उनके आसपास भी हो सकता है। चेक करने पर उस आदमी के पास एक रेडियो निकलता है, साथ ही उसकी टांग की हालत भी काफी खराब थी। अब ये रात भी ऐसी ही गुजर जाती है। अगली सुबह जब एन की बेटी उसके पास आती है तो अचानक उसकी आंख खुल जाने की वजह से वो काफी घबरा गई थी। फौरन अपनी मोम को बुला लेती है। उसकी मांगने पर एन उसे पानी पिलाती है और टांग के जख्म पर टांके भी लगा देती है। उसे देख एन की बेटी को अजीब
अजीब लग रहा था, इसीलिए वो अपनी मॉम से कहती है कि डैड ने कहा था कि कभी भी किसी अनजान आदमी पर भरोसा मत करना। जो सुन एन कहती है, देखो उसकी हालत, वो कितना जख्मी है और अगर तुम्हारे डैड इधर होते तो वो भी इसकी मदद जरूर करते। उधर बोस दोबारा से जब पुलिस स्टेशन आ रहा था तो उसे वो गाड़ी फिर से वहीं खड़ी हुई दिखती है, जिससे वो समझ गया था कि पिछले 2 दिन से ये गाड़ी इधर ही खड़ी है। वो अपनी गाड़ी से उतरकर आसपास देखने लगता है, पर जब उसे कोई भी दिखाई नहीं देता तो उस गाड़ी का नंबर ही नोट कर लेता है। वो अनजान आदमी जागता है तो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम लू है। एन उससे पूछती है कि इस जंगल में ज्यादा लोग नहीं आते तो तुम इधर क्या कर रहे थे, जिस पर लू बताता है कि ये तो मेरी खासियत है, असल में मैं इस जंगल की तस्वीरें लेने आया था, मगर रास्ते में ही मेरी गाड़ी खराब हो गई तो मैं पैदल ही जंगल में आगे बढ़ गया, जहाँ अचानक मुझ पर किसी ने हमला कर दिया, जो शायद भेड़िया हो सकता है क्योंकि मैंने उसे देखा नहीं, और वो गाड़ी जो इतने दिनों से खड़ी है वो मेरी ही है। अब उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी, मगर भेड़िए की होते ये नहीं जा सकती क्योंकि अगर भेड़िया वहाँ हुआ तो ये भाग नहीं पाएंगे। खैर फिर भी एन अपनी बेटी की मदद से उसे गाड़ी तक ले जाने की कोशिश करती है, मगर रास्ते में लोग दर्द से चिल्लाने लगता है, इसीलिए उन्हें दोबारा से घर वापस आना पड़ता है। दोनों माँ बेटी ने अब जहर लगी गोश्त के टुकड़े वहाँ फेंक दिए थी, साथ ही ट्रैप लगाकर वहाँ आग भी जला दी थी ताकि लोग उस भेड़िए से बच सके। उधर बोस गहरी सोच में पड़ा हुआ था क्योंकि पिछले काफी वक्त से लगातार लोग गायब हो रहे हैं, खास तौर पर लड़कियां, जो सिलसिला अभी भी जारी है। अब हालांकि उसकी ड्यूटी खत्म होने में सिर्फ 1 ही घंटा रह गया था, मगर फिर भी वो उस गाड़ी को चेक करने जाता है, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो निशानों का पीछे करती आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। वो उसे छुड़ाने के लिए जैसे थोड़ा हिलता है तो हाथ भी फंस गया था, जिससे जाहिर है ये अब यहाँ फंस चुका है, कहीं भी नहीं जा सकता। और ये ट्रैप जरूर एन के हस्बैंड ने लगाए होंगे कातिल को पकड़ने के लिए, मगर ये बेचारा इसमें फंस गया। उधर गन लेकर एन पूरी तरह चौकन्ना खड़ी थी, मगर पूरी रात बीत जाने के बाद भी ना तो उसका हस्बैंड वापस आया और ना ही भेड़िया। पुलिस स्टेशन में जब एक ऑफिसर आती है तो वो उसकी वाइफ का वॉइस मैसेज सुनती है, जिसमें वो कह रही थी कि बॉस कल रात घर वापस नहीं आए। अब ये ऑफिसर रेडियो के जरिए उनसे बात करने की कोशिश करती है, मगर वो कोई जवाब नहीं देती, इसलिए अब वो भी उस जगह के लिए निकल जाती है। उधर एन को भी अपने हस्बैंड की फिक्र होने लगी थी, इसीलिए वो नक्शा लेकर अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए निकल जाती है। उसे एक ट्रैप में खरगोश फंसा मिलता है, जिसे ना चाहते हुए भी इसे मारना ही पड़ता है। ऐसा करके वो काफी दुखी हो गई थी क्योंकि ये इसका काम नहीं था। अब तभी रेडियो में हलचल होने लगती है, इसीलिए वो दोबारा से आगे बढ़ने लगती है, जहाँ जाकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पड़ी थी उसके हस्बैंड की लाश। उसे ऐसी मरा हुआ देखकर वो काफी टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है, और अब जाकर उसे सारी बात समझ आती है। उसके हस्बैंड को भेड़िए ने नहीं बल्कि मारा है लू ने, क्योंकि वही वो कातिल है जिसने बाकी लड़कियों को भी मारा था। एन के हस्बैंड ने उसे पकड़ लिया था, मगर लू उसे मारकर भाग गया, पर फिर भी उसके हस्बैंड ने लू को काफी जख्मी कर दिया था, मगर एन ने दोबारा उसे अपने घर में लाकर उसकी जान बचा ली। अब ये चीज एन के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी, क्योंकि वो उस आदमी की सेवा कर रही थी जो उसके हस्बैंड का कातिल है, जिस बात से अब तक वो अनजान थी। अब ये एहसास होते ही वो गन लेकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ती है, क्योंकि इसने एक और गलती कर दी थी, ये अपनी बेटी को लू के साथ अकेली छोड़ आई। उधर ऑफिसर भी उस जगह आकर वो उसको ढूंढने लगती है। वो उसको जब ऐसा महसूस होता है कि कोई यहाँ पर है तो वो अपने गन से 2-3 गोलियां चलाता है, जिससे बहुत जल्द ऑफिसर उसे ढूंढ लेती है और उसे ऐसी ट्रैप में फंसा हुआ देखकर फौरन यहाँ मदद बुला लेती है। एन बड़ी ध्यान से घर के अंदर जाती है, देखती है कि उसकी बेटी बिल्कुल ठीक है और बड़े आराम से सो रही है, मगर यहाँ वो कातिल नहीं था क्योंकि वो तो छुपा हुआ था दरवाजे के पीछे। फौरन ही वो एन पर हमला कर देता है, जिस जोर जबरदस्ती में एन की गन से गोली चल जाती है। जो आवाज सुनकर उसकी बेटी की आंख खुल गई थी, वो यहाँ आकर देखती है, मगर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि तब तक एन को लू ने मारकर बेहोश कर दिया था। जंगल में पुलिस भी आ गई थी, मगर इससे पहले वो बॉस को ट्रैप से आजाद करते बॉस अपना दम तोड़ देता है। अब इन्हें यहाँ खून के निशान दिखते हैं, जो देखकर सारे पुलिस ऑफिसर्स जंगल में आगे बढ़ते हैं। एन को जब होश आती है तो लू उसे ट्रक की चाबी मांगता है, जिस पर वो कहती है कि एक शर्त पर, पहले बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है। इस बात का तो वो कोई जवाब नहीं देता, मगर कहता है कि ऐसा कभी भी ना होता अगर तुम्हारा हस्बैंड अपने काम से काम रखता और बीच में ना आता। अपना राज छुपाने के लिए पहले तुम्हारे हस्बैंड को मारा और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। जिसके बाद वो अपना सारा सामान जलाकर एन के पास आकर उससे बदतमीजी करने लगता है, मगर एन मौका देकर एक ट्रैप में उसका मुंह फंसा देती है और बाद में खुद को आजाद करके एक चीज से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। अब अगले कमरे में जाकर एन वहाँ देखकर फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि वहाँ उसकी बेटी की लाश पड़ी थी जो हमें दिखाई नहीं जाती, जिसका मतलब था कि उस पागल कातिल ने जो इंसान के रूप में जानवर बना हुआ था, उसने उसकी बेटी को भी नहीं छोड़ा। इसीलिए
इसीलिए वो ठान लेती है कि मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगी, अपने हस्बैंड और बेटी का बदला उससे लेकर रहूंगी। वो फिर लो को रस्सी से लटका कर उसके हेडफोन लगा कर गाने सुनने लगती है, जो करने के बाद वो लो की भी खाल उतारने लगती है, बिल्कुल किसी जानवर की तरह, क्योंकि वो भी तो किसी जानवर से कम नहीं था। कुछ ही देर में वो उसके पूरे ही जिस्म की खाल उतार देती है और आखिर में चेहरे की भी, जिससे उसका बहुत सारा खून बहने लगता है। साथ ही वो काफी भयानक भी दिख रहा था। इतने ही देर में पुलिस भी बाहर आ चुकी थी, मगर तब तक एन ने अपना काम कर दिया था। वो उसके चेहरे की जिल्द को अपने साथ बाहर ले आती है, जो देख पुलिस वाले काफी हैरान थे। वो उसके चेहरे की जिल्द को पुलिस वालों के पास फेंक देती है, जो देख उनके होश उड़ जाते हैं। पुलिस अंदर जाकर चेक करती है, जहाँ लो अभी भी जिंदा था, मगर उसकी हालत बहुत ही खराब थी, इसीलिए कुछ देर ही वो बस जिंदा रहने वाला था। उसे देखने से किसी का भी दिल हिल जाता, इतना भयानक बदसूरत दिख रहा था वो। गाने सुनते सुनते एक जगह पर एन बैठ जाती है और अपनी फैमिली को याद करते ही गाने बंद कर देती है, और इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।